सितंबर अटेम्प्ट के लिए टैक्सेशन के पेपर को प्रिपेयर करना चाहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे अभी आप जब मॉक्स वगैरह दोगे। एक और चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, ऐसी गलती करते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में पेपर दे करके आ जाते हैं। मत करना, अभी लॉजिक समझाऊंगा उस पीछे का। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड डिमेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर अटेम्प्ट के लिए टैक्सेशन के पेपर को प्रिपेयर करना चाहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे अभी आप जब मॉक्स वगैरह दोगे तो मॉक्स के अंदर आपको अपनी टाइमिंग मैनेजमेंट वगैरह पे कैसे ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पास्ट एग्जाम के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिनको हमें भी प्रिपेयर करना चाहिए। उन टॉपिक्स को अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं करा तो कर लो, एग्जाम में वो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक माने जाते हैं। हाँ जी, तो बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज के ऊपर, एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं एक चीज सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप लोग मॉक्स जब भी दे रहे हो अभी अपने, तो मॉक पे ऑब्वियस पता है स्कोर तो इंपॉर्टेंट है ही। हम चाहते हैं कि हमारा एवरेज स्कोर 75-80 तक जाए ताकि अपन एग्जाम के अंदर कंफर्टेबल रहें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बट एक और चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, वो है टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि 3 आवर में पेपर पूरा हो रहा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आप कौन से सेक्शन को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर तो मैं आपको साफ बता दूं, टेक्स्ट के अंदर अपने को ऑर्डर चेंज नहीं करना है साहब। पहले सेक्शन ए देंगे, उसके बाद में सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में सेक्शन सी करेंगे। रिवर्स मत करना। काफी सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में पेपर दे करके आ जाते हैं। मत करना, अभी लॉजिक समझाऊंगा उस पीछे का। जब सेक्शन ए बी और सी की अपन बात कर रहे हैं तो टाइमिंग को लेके जब अपन बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम तो लगभग आप सबको पता ही है, ज्यादातर बच्चे भी यही कहते हैं कि सर अगर आप बोलोगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर तो सर सेक्शन ए जो है ना वो हम चाहते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर पूरा हो जाए, सेक्शन बी जो है वो हम चाहते हैं कि 1 आवर के अंदर पूरा हो जाए। कुछ बच्चे यहाँ पे 45 लेके भी चल लेते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ 15 क्वेश्चन यहाँ, तो 45 भी लेके चल लेते हैं। और ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि सर यहाँ पे तो ना 1 आवर और 30 मिनट्स के आसपास का टाइम जो बच रहा है उतने में ये काम हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर ये टाइमिंग तुम्हारे दिमाग में है ना, तो मान के चलना कि एग्जाम में सेक्शन सी क्या तो पूरा नहीं कर पाओगे या रिव्यू नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा भाई साहब? ये जो ना ये 1 आवर 30 मिनट्स दिख किस अजम्पशन पे कि तुम तीनों क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दोगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स के 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट प्लानिंग या आईएसटी में से किसी का हो सकता है, सेकंड वाला इंडिविजुअल का, थर्ड वाला कंपनी का। यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स है, मतलब वही एवरेज अपन मान के चल रहे हैं कि शायद कितनी बार तो ये भी मानते हैं कि 20 मार्क्स वाला तो कम टाइम में होगा, तो वो तो 20 मिनट्स में हो जाएगा। बचे हुए 35 मिनट जो है वो अपन अपने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दे देंगे। गलत। एवरेज टाइम नोट करना मॉक देते टाइम पे 35 to 40 मिनट्स का एवरेज टाइम तुम लोगों को लगेगा जब तुम कर रहे होगे अपने सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन ए और सेक्शन सी में जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें भी मैं कह रहा हूं कि फास्ट से फास्ट भी कर लोगे तो 25 से 30 मिनट लगते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चले कि मुझे सेक्शन सी के 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 40 मिनट्स या उससे प्लस लग गए, 40 और इधर फर्स्ट क्वेश्चन में 30, कैसे पूरा होगा? तो इसके लिए टारगेट नोट। सेक्शन ए का टारगेट होता है 20 to 25 मिनट्स। सेक्शन बी का अपना टारगेट रहेगा 40 to 45 मिनट्स, ताकि अपने पास यहां पे टाइम बच जाए कितना, कम से कम। अगर सब कुछ सही रहा तो 2 आवर ही बच जाएंगे, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो अपने को यहां पे 1 आवर एंड 45 मिनट्स के आसपास का टाइम चाहिए। ये टाइम 1 आवर 45 मिनट्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए सेक्शन सी को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि 3 जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन 20 मिनट में या 25 मिनट तो हो ही नहीं रहा। टेक्स्ट प्लानिंग वाला क्वेश्चन है 30 मिनट 35 मिनट भी ले जाता है कितनी बार, और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें 40 मिनट्स भी लग जाते हैं, बहुत ईजिली लग जाते हैं। इसके लिए अपने को यहाँ पे टारगेट ये रखना है, और ये तभी अचीव होगा। ये एक्स्ट्रा 15 मिनट तभी मिलेंगे जब यहाँ पे आप 5-10 मिनट कहीं पे बचा पा रहे हो। मान लो 5 मिनट यहाँ बचा लिए, 10 मिनट यहाँ बचा के इसको मान लो 1 आवर की जगह 50 मिनट्स में भी कर लिया तो भी 1 आवर 45 हो जाएगा। और अगर ये टारगेट मान लो 25, 45 और 1 आवर 45 का टारगेट अचीव करा, स्टिल टाइम बचेगा, रिव्यू में काम आएगा। थोड़ा और पहले हो गया, काफी सारे बच्चे बोलेंगे मुझे कि सर हमारा तो 1 आवर में ही हो गया था, वेल एंड गुड, तो आपके पास में रिव्यू के लिए बहुत टाइम बचेगा।
और आप सेक्शन सी में कॉन्फिडेंट रहोगे। ऑर्डर यही रखना है और टारगेट टाइमिंग का ध्यान रखना है। मॉक देते टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखो, कोशिश करो कि इस टाइम के अंदर कंप्लीट करो, आपको रिव्यू का भी टाइम मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इसके बाद में बात करते हैं अब अपने टॉपिक्स के ऊपर। देखो सेक्शन ए के लिए हम कहते हैं कि एंटायर सिलेबस से आ सकता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत बार रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप अपने जो भी सीनियर्स वगैरह हैं उनसे भी बात करोगे तो वो भी आपको बोलेंगे कि इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको बहुत बार देखने को मिले। तो अगर मैं ऐसे बहुत ही ऐसे तो कह रहा हूँ पूरा सिलेबस है, देखो एग्जैक्टली सेक्शन ए में तो पूरे सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले उनकी एक लिस्ट मैंने आपको दे दी। सबसे पहला रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। 90% केसेस में रेसिडेंशियल स्टेटस अगर डिटरमाइन करने का क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन ए में आएगा, नहीं तो सेक्शन सी में आएगा, बी में तो नहीं आता है। तो या तो ये सेक्शन ए का टॉपिक है या सेक्शन सी का है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेक्शन ए में ज्यादा आता है। उसके बाद में जो आपके पेंशन के क्वेश्चन है, पेंशन पे रिलीफ, एनुअल अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, एनुअल अलाउंस की लिमिट कैलकुलेट करने का, EAC चार्ज कैलकुलेट करने का, ये सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में बहुत आते हैं। पेंशन वो सेक्शन सी में इतना नहीं पूछता है बट इन द वे ऑफ कि ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन करा है तो टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो चीज आ जाती है। बट सीधा डिटेल क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर बेनिफिट कैलकुलेशंस डायरेक्ट कैलकुलेट करने को आ जाते हैं, किसी भी टाइप का बेनिफिट आ सकता है, सारे बेनिफिट्स को सही से पढ़ के जाना है। फिर अपने कैपिटल गेन के अंदर जो थोड़े से हट के टॉपिक्स है कि इंश्योरेंस प्रोसीड्स अगर आ रही है तो क्या करोगे। ठीक है, इंश्योरेंस के साथ में आपने री इन्वेस्टमेंट करा है नहीं करा है, पार्शियल इन्वेस्टमेंट है, फुल री इन्वेस्टमेंट है, उन सब चीज़ों के पॉइंट्स, पार्ट डिस्पोजल किसी भी लैंड का, ठीक है, शेयर्स का वैल्यूशन निकालने का पॉइंट, PRR वगैरह कितना मिलेगा, लेटिंग रिलीफ, BADR, अपने गिफ्ट रिलीफ वगैरह, ये सब जो है ये अपने को यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट ऑन अकाउंट इंडिविजुअल के लिए और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट कंपनीज के लिए, डेट वगैरह निकालना, अमाउंट वगैरह निकालना, रिलेंट अमाउंट निकालना, वो तो है ही है। इसके साथ साथ जो अपने इस चैप्टर में अपन इंटरेस्ट और पेनल्टीज और ड्यू डेट्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आप ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज पढ़ते हो उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कितनी बार तो बच्चों को यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको ध्यान रखना। ड्यू डेट सारी, पेमेंट की, नोटिफिकेशन की, डिटर्मिनेशन असेसमेंट की, डिस्कवरी असेसमेंट की, सब कुछ याद रखनी। ठीक है साहब, उसके बाद में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर बेसिक आपके पास आ जाएगी। कंपनी के केस में तो वो मार्जिन रिलीफ वगैरह टेस्ट कर देगा आपसे। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में चाइल्ड बेनिफिट, टैक्स चार्ज वगैरह ये भी चीज़ें कैलकुलेट करने को आ जाती है, तो उनको भी ध्यान रखना। फिर कंपनी के अंदर ग्रुप रिलीफ में कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे देंगे, इसमें से कौन कौन सी कंपनीज गेन्स ग्रुप की मेंबर बन सकती है, नॉर्मल ग्रुप की मेंबर बन सकती है, एसोसिएट कंपनी का नंबर कितना होगा, ये सारे इस तरह के बेसिक क्वेश्चन वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर IST के अंदर ड्यू डेट, कौन टैक्स पे करेगा, कितना रिलीफ मिलेगा, स्पाउस, ट्रांसफर ऑफ स्पाउस के केस में कि भाई आप किस तरीके से नील रेड बैंड और एसेंशियल बैंड ट्रांसफर करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत डिटेल कैलकुलेशन नहीं आती बट कंसेप्ट टेस्टिंग होती है। सेक्शन ए में ध्यान रखना, कंसेप्ट टेस्टिंग बहुत होती है। उसके बाद में वैट के अंदर ब्लॉक्ड इनपुट, जैसे कार के केस में परचेज वाला केस हो या लीज वाला केस हो, हम कहते हैं परचेज वाले केस के अंदर अगर आपने गाड़ी खरीदी है और आपने जरा सा ही प्राइवेट यूज करा तो 0 इनपुट है, बट लीज के केस में जरा सा ही प्राइवेट यूज पे 50% इनपुट तो मिल ही जाएगी एटलीस्ट। तो इस तरह के पॉइंट्स। ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वाला पॉइंट कि भाई जब अपन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सिर्फ स्टाफ के एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस को अलाउ करते हैं, बट जब इनपुट वाइड की बात कर रहे हैं तो स्टाफ के भी अपने को इनपुट मिल जाती है और ओवरसीज सप्लायर के ऊपर भी इनपुट मिल जाती है। तो इस तरह के पॉइंट्स वगैरह टेस्ट होते रहते हैं, इनको अपने को ध्यान रखना। फ्यूल का स्केल चार्ज वगैरह है। ठीक है, फ्लैट रेट स्कीम, ये रिसेंटली अभी एग्जाम में टेस्ट हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ही स्टूडेंट्स ने कहा था, 1-2 बच्चों ने, कि सर हमारे फ्लैट रेट स्कीम का क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए इसको भी देख के जाना। इसके बाद में आता है अपना सेक्शन बी। जनरली सब लोग कहते हैं सेक्शन बी के अंदर कि ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक कैपिटल गेन का 10 मार्क्स का, एक वैट का, एक IST का, बट कोई गारंटी नहीं है। हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि जो IST है ना, ये यहां से हटके 10 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर जो अपना टैक्स प्लानिंग का होता है वो सेक्शन बी में आ गया और ये सेक्शन सी में चला गया, या टैक्स प्लानिंग आई बट IST की आ गई। तो बी रेडी, हो सकता है कि IST तुम्हें सेक्शन सी में भी देखने को मिले, बट इधर तो रेडी रहना ही अपने को। इधर कंपैरेटिवली देखो, वो टेक्निकली जो है ना, आप सेक्शन बी की अगर बात करोगे तो जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बता रहा है कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, वही 10-12 पॉइंट्स रिपीट होते हैं हर बार, और उन्हीं में से एग्जाम में भी ऐसा होता है कि उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स में से मिलकर क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने सेक्शन बी की सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, स्टडी अप से, किट से, तो इसके बाहर कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं।
ठीक है, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी रही, और वहीं पे बहुत खराब भी स्कोर कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही। ठीक है, कैपिटल गेन में जैसे पार्ट डिस्पोजल है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है, इंटरेस्ट पाउस डिस्पोजल्स हैं, कैपिटल गेन के जितने भी रिलीव्स हैं अपने पास में, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस कॉमनली बहुत बार आते हैं। ठीक है, इसके साथ वैट के अंदर रजिस्ट्रेशन को ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकालना, ब्लॉक्ड इनपुट वैट, टैक्स पॉइंट निकालना। अच्छा, टैक्स पॉइंट निकालना सेक्शन ए में भी आ जाता है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर भी इसको ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। टैक्स पॉइंट के क्वेश्चन सेक्शन ए में बहुत बार आते हैं, तो टैक्स पॉइंट निकालना। ठीक है, उसके बाद में गुड्स फॉर पर्सनल यूज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, स्पेशल वैट स्कीम, अपनी कैश अकाउंटिंग स्कीम, अपनी एनुअल अकाउंटिंग स्कीम, उन सब के ऊपर पॉइंट्स वगैरह। और आईएसटी के अंदर तो सारी चीज़ें हैं जो अपन पढ़ते हैं वही आएंगी। एग्जाम्पशन फॉर लाइफ टाइम ट्रांसफर, नील रेट बैंड, रेसिडेंस रेट बैंड मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट स्टेट की प्लानिंग, आईएसटी प्लानिंग, ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर निकालना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलते हैं, अनयूज नील रेट बैंड का ट्रांसफर वगैरह, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में पता है भाई 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 15 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन और 15 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का, बट टैक्स प्लानिंग इंडिविजुअल की होगी, कंपनी की होगी, आईएसटी की होगी, हो सकता है वैट पे भी आ जाए, हो सकता है कैपिटल गेन भी आ जाए, वो क्वेश्चनर पे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है साहब, उसको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ ऐसी टैक्स प्लानिंग्स हैं जो बहुत बार रिपीट होती है और मैक्सिमम टाइम देखने को मिलती है, उनको जरूर तैयार करके जाना। जैसे एम्प्लॉय वर्सेज सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट वर्सेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय में भी अलग अलग ऑफर है, दोनों में से कौन सा बेटर है, सैलरी वर्सेस डिविडेंड, इनकम विड्रॉ करने के केस में वो बोल देगा स्पाउस को आपको एम्प्लॉय करना है, एज अ पार्टनर लोगे तो क्या होगा, और एज अ एम्प्लॉय अगर एंटर करोगे तो क्या होगा, इस तरह के पॉइंट। और कंपनी में फिर ग्रुप प्लानिंग, ये बड़ी आती है, तो इनको प्रिपेयर करके जाना सब। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, बैचेस ऑफ ट्रेड लिखने को बहुत बार आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, उसके पॉइंट्स लिखने को बहुत बार आते हैं आजकल। कंपैरिजन ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एज सोल ट्रेडर वर्सेस लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट की तो होगी, और ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैपिटल अलाउंस और लॉस रिलीफ वगैरह, ये सब अपने को देखने को एग्जाम में मिलता रहता है। लॉस रिलीफ का भी प्रैक्टिस करके जाना, अगर आएगा तो सेक्शन सी में ही आएगा। फिर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं, तो इसमें कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, सब तरह की इनकम वगैरह, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट वगैरह, उन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके नॉन ट्रेडिंग लोन रिलेशनशिप्स, लॉस रिलीव्स, ग्रुप की लॉस की प्लानिंग, कैपिटल गेन्स ग्रुप की प्लानिंग, प्लानिंग को लेकर के कंपनी में काफी बार क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो यहीं पे आएगा डिटेल वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हो। ठीक है साहब, हाँ जी। तो ये एक लिस्ट मैंने आपको देने की कोशिश करी बेस्ड ऑन पास्ट में कैसे अपने को क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टूडेंट्स का कैसा रिव्यू हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेन बात टाइमिंग की है दोस्त, एग्जाम में मॉक्स दे रहे टाइम पे अगर आप अपना टाइमिंग का टारगेट हिट करोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहोगे, एग्जाम में टाइम बचेगा तो गलतियां कम होगी, रिव्यू कर पाओगे। तो मेन उस चीज के ऊपर भी फोकस अपने को करना है, और ये एक लिस्ट है, इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।